शादी को अभी 2 दिन ही हुए थे, लेकिन मीरा को यह समझने में देर नहीं लगी कि इस घर में बहू की इज्जत उसके संस्कारों से नहीं, बल्कि उसके मायके की दौलत से तय की जाती है। सास पुष्पा देवी सुबह से ही तानों की बारिश कर रही थी और हर बार उनकी बातों का निशाना सिर्फ मीरा होती थी, क्योंकि उन्होंने मान लिया था कि यह लड़की एक साधारण और गरीब परिवार से आई है। नाश्ते की मेज पर बैठे हुए रिश्तेदारों के सामने पुष्पा देवी ने व्यंग से कहा, हमने तो सोचा था बहू आएगी तो घर में खुशियां आएंगी, लेकिन यहाँ तो दहेज के नाम पर एक चम्मच तक नहीं आया। पूरा कमरा हल्की हंसी से गूंज उठा और मीरा चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि अभी जवाब देने का समय नहीं आया है। उसका पति करण भी अपनी माँ के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, और यही बात मीरा को सबसे ज्यादा चुभती थी। उसे दुख तानों का नहीं था, बल्कि इस बात का था कि कोई भी इंसान उसके चरित्र को समझने की कोशिश नहीं कर रहा था। दोपहर में पुष्पा देवी उसे घर के पीछे बने पुराने स्टोर रूम में ले गई और बोली, आज से यही तुम्हारा कमरा है। बड़े कमरों में रहने का हक हर किसी को नहीं मिलता। कमरे की हालत ऐसी थी कि वहां ठीक से सांस लेना भी मुश्किल था, लेकिन मीरा ने बिना कुछ कहे अपना सामान वहीं रख दिया। रात को जब पूरा घर सो गया तो मीरा छत पर चली गई और काफी देर तक आसमान को देखती रही। फिर उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर मिलाया, जो शायद उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण नंबर था। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैडम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लगातार पूछ रहे हैं कि आप कब वापस आएंगी, क्योंकि आपकी मंजूरी के बिना कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जा सकता। मीरा ने धीमी आवाज में कहा, अभी नहीं, मैं एक बहुत जरूरी काम में व्यस्त हूँ, और जब तक ये काम पूरा नहीं होगा मेरी पहचान किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। फोन पर मौजूद व्यक्ति ने सम्मान से कहा, लेकिन मैडम, करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट आपके इंतजार में रुके हुए हैं। मीरा हल्का सा मुस्कुराई और बोली, पैसे बाद में भी कमाए जा सकते हैं, लेकिन इंसानों का असली चेहरा बार बार देखने को नहीं मिलता। अगले दिन भी घर में वही ताने, वही अपमान,
और वही भेदभाव चलता रहा। लेकिन मीरा हर बार मुस्कुराकर सब सहती रही। उसे पता था कि यह कहानी अभी शुरू हुई है और जल्द ही ऐसा मोड़ आने वाला है जिसकी कल्पना इस घर में कोई नहीं कर सकता। कुछ दिनों बाद अचानक घर में एक नई मुसीबत आ गई और पूरे परिवार के चेहरे का रंग उड़ गया। एक बैंक का नोटिस आया जिसमें लिखा था कि परिवार पर 50 लाख रुपए का बकाया कर्ज है और अगर 7 दिन के भीतर रकम जमा नहीं हुई तो हवेली कुर्क कर ली जाएगी। नोटिस पढ़ते ही पुष्पा देवी के हाथ कांपने लगे और करण की आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। लेकिन उसी समय मीरा के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान उभरी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले से पता हो कि आगे क्या होने वाला है। बैंक के नोटिस ने पूरे परिवार की नींद उड़ा दी थी और जिस घर में रोज दूसरों को नीचा दिखाने की बातें होती थी, वहां अब हर चेहरे पर डर और चिंता दिखाई दे रही थी। करण सुबह से शाम तक पैसों का इंतजाम करने के लिए भटक रहा था, लेकिन इतनी बड़ी रकम जुटाना उसके बस की बात नहीं थी। पुष्पा देवी पहली बार खुद को असहाय महसूस कर रही थी, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जिस हवेली पर उन्हें इतना घमंड था, वह कुछ ही दिनों में उनके हाथों से निकल सकती है। उधर मीरा सब कुछ चुपचाप देख रही थी और उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे उसे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं हो। 7वां दिन आते आते पूरे घर में मातम जैसा माहौल हो गया था और हर कोई किसी चमत्कार का इंतजार कर रहा था। ठीक 10 बजे कई गाड़ियां हवेली के बाहर आकर रुकी और बैंक के अधिकारी अंदर दाखिल हुए। सबकी धड़कनें तेज हो गई, क्योंकि उन्हें लगा कि अब उनका घर उनसे छीनने वाला है। बैंक मैनेजर ने कागज निकाले और औपचारिक प्रक्रिया शुरू करने ही वाला था कि तभी मीरा आगे बढ़ गई। उसने अपने पर्स से एक दस्तावेज निकाला और बिना कुछ कहे मैनेजर के हाथ में दे दिया। मैनेजर ने जैसे ही उस कागज को पढ़ा, उसका चेहरा अचानक बदल गया और वह तुरंत अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। अगले ही पल उसने सम्मान से सिर झुकाकर कहा, माफ कीजिए मैडम, हमें आपकी उपस्थिति की जानकारी नहीं थी। पूरा परिवार हैरानी से मीरा और बैंक मैनेजर को देखने लगा, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। पुष्पा देवी घबरा कर बोली, कौन सी मैडम, और आप मेरी बहू को इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं?
मैनेजर ने आश्चर्य से उनकी तरफ देखा और कहा, क्या आपको सच में इनकी पहचान नहीं पता? इतना सुनते ही पूरे घर का माहौल बदल गया और हर किसी की सांसें जैसे थम गई। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ पूछ पाता, बैंक मैनेजर ने सिर्फ इतना कहा कि सारी जानकारी अगले दिन खुद सामने आ जाएगी। उस रात घर में कोई चैन से नहीं सो पाया और हर कोई मीरा के बारे में सोचता रहा। उधर मीरा अपनी बालकनी में खड़ी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वर्षों से नहीं बल्कि कई दिनों से चल रही उसकी परीक्षा अब खत्म होने वाली थी। अगली सुबह जैसे ही टीवी चालू हुआ, एक ब्रेकिंग न्यूज ने पूरे घर को हिलाकर रख दिया। समाचार वाचक जोर से बोल रहा था, देश की सबसे युवा अरबपति उद्योगपति मीरा अरोड़ा ने गरीब बहू बनकर सामाजिक प्रयोग किया है। टीवी स्क्रीन पर मीरा की तस्वीर दिखाई दी और उसके पीछे अरबों रुपए की कंपनी का नाम चमक रहा था। पुष्पा देवी के हाथ से चाय का कप गिर गया और करण स्तब्ध होकर टीवी को देखता रह गया। अब उन्हें समझ आने लगा था कि जिस लड़की को वे गरीब समझ रहे थे, वह वास्तव में उनसे कहीं ज्यादा अमीर और ताकतवर थी। लेकिन असली झटका अभी बाकी था, क्योंकि मीरा ने इस प्रयोग का कारण अभी तक किसी को नहीं बताया था। टीवी पर चल रही खबर खत्म हो चुकी थी, लेकिन हवेली के अंदर पसरा हुआ सन्नाटा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। पुष्पा देवी को बार बार अपने वो शब्द याद आ रहे थे जिनसे उन्होंने मीरा के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई थी, और आज वही शब्द उनके दिल पर बोझ बन चुके थे। करण धीरे धीरे मीरा के पास आया और कांपती आवाज में बोला, अगर तुम इतनी बड़ी उद्योगपति थी तो फिर तुमने अपनी पहचान हमसे छिपाई क्यों? मीरा ने उसकी तरफ देखा और कुछ क्षणों तक खामोश रहने के बाद गहरी सांस ली। फिर उसने कहा, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि लोग मुझे मेरे चरित्र से पहचानते हैं या मेरे बैंक बैलेंस से। उसकी आवाज में दर्द भी था और सच्चाई भी, जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति को शर्मिंदा कर दिया। पुष्पा देवी रोते हुए उसके सामने आ गई और बोली, बहू, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, हमें माफ कर दो। मीरा की आंखें नम हो गई, लेकिन उसने तुरंत जवाब नहीं दिया, क्योंकि कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं कि उन्हें भरने में समय लगता है। कुछ देर बाद उसने शांत स्वर में कहा, आपने मेरा अपमान किया है, मुझे छोटा समझा और मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द
इस बात का हुआ कि आपने इंसानों को नहीं, पैसे को महत्व दिया। कमरे में बैठे सभी लोगों की नजरें झुक गई, क्योंकि कोई भी उसकी बात का विरोध नहीं कर सकता था। उसी समय मीडिया के कई लोग हवेली के बाहर पहुंच चुके थे और मीरा को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया जा रहा था। मीरा बाहर गई और कैमरों के सामने खड़ी हो गई, जहां हजारों लोग उसकी बात सुनने का इंतजार कर रहे थे। एक पत्रकार ने पूछा, आपने करोड़पति होते हुए गरीब बहू का जीवन क्यों जिया? मीरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि समाज आज भी इंसान को उसके दिल से पहचानता है या उसकी जेब से। फिर उसने कैमरों की तरफ देखते हुए कहा, मैंने करोड़पति बनकर बहुत सम्मान देखा है, लेकिन गरीब बनकर मैंने इंसानों का असली चेहरा देखा है। उसकी यह बात सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति भावुक हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद मीरा ने अपने ससुराल वालों की तरफ देखा और कहा, मैं बदला लेने नहीं आई हूँ, क्योंकि बदला लेने से सोच नहीं बदलती। फिर उसने मुस्कुराते हुए हवेली के कर्ज की पूरी रकम चुकाने का ऐलान कर दिया। पुष्पा देवी की आंखों से आंसू बहने लगे और करण को पहली बार अपनी पत्नी पर गर्व महसूस हुआ। आज मीरा सिर्फ एक करोड़पति महिला नहीं थी, बल्कि वह उन सभी लोगों के लिए एक आईना बन चुकी थी, जो इंसानों की कीमत उसके पैसों से तय करते हैं। उस दिन हवेली बच गई, परिवार बच गया और सबसे बड़ी बात यह हुई कि कई लोगों की सोच बदल चुकी थी। मीरा की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि एक ऐसी सीख बन गई थी